तो वो जल वाष्प बन रहा था, जिसका पहचान पूर्व में नहीं किया जा सका था। जब सभी अभिकारकों का कुल द्रव्यमान ज्ञात किया गया, तब वह उत्पादकों के कुल द्रव्यमान के बराबर था। यानी बच्चों, मोमबत्ती का द्रव्यमान और जलने के बाद जो पिघला हुआ पदार्थ जो हमको मिला, उसका द्रव्यमान, दोनों का द्रव्यमान जो है बराबर पाया गया। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ बच्चों? इससे स्पष्ट हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक उत्पाद में बदलते हैं, न कि वे नष्ट होते हैं। तो यहाँ पे अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ है ना, अभिकारक बोला जाता है। ठीक है, जो पदार्थ भाग लेते हैं, जैसे मोमबत्ती, तो मोमबत्ती है ना, उसको जला देते हैं, है ना, तो मोमबत्ती बच्चों कहलाएगा अभिकारक। और उत्पाद क्या कहलाएगा? जो जलने के बाद, आप लोग देखे होंगे मोमबत्ती जब जलता है तो नीचे में जो है वो इकट्ठा हो जाता है जलने के बाद, है ना, तो वही जो है उत्पाद कहलाएगा। तो यहाँ पे दोनों का द्रव्यमान जब देखा गया कि मोमबत्ती और जो पिघला हुआ पदार्थ है जलने के बाद, उसका जो है द्रव्यमान बराबर था, तो इससे स्पष्ट हुआ कि अभिकारक है ना और उत्पाद है ना, वो केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं बच्चों, न कि नष्ट होते हैं। ऐसे ही कई अन्य रासायनिक अभिक्रिया के अध्ययन में पाया गया कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बनने वाले उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो आप लोग अभिकारक और उत्पादक में समझ गए। अभिकारक मतलब होता है बच्चों जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं, ऐसे जो पदार्थ होते हैं उसको अभिकारक कहते हैं। और उस रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप जो बनते हैं पदार्थ, उसको बोलते हैं उत्पादक। ठीक है, तो ये और एक जो है आप लोगों को इसमें डब्बे में दिया है, इसको आप लोग पढ़ लेना, है ना, वही चीज़ है। ठीक है, तो इस समझ से एक नियम के रूप में तो ये जो पदार्थ का जो बनना और जो भाग लेने वाला पदार्थ और जो रासायनिक क्रिया के बाद जो बनता है पदार्थ, है ना, तो हमने देखा कि उसका द्रव्यमान बराबर था, वो केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हुआ। तो इसको एक नियम के रूप में व्यक्त किया गया बच्चों, है ना। किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे पदार्थों की अविनाशिता का नियम, या इसी को बोला जाता है बच्चों द्रव्यमान संरक्षण का नियम, है ना। अभिक्रिया में भाग लेने वाला द्रव्यमान को न तो उत्पन्न करते हैं, मतलब उतना का उतना ही रहेगा बच्चों जितना अभिक्रिया में भाग लेगा, है ना। यदि अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेगा और उत्पाद रासायनिक क्रिया के पश्चात जो बना पदार्थ है और जो रासायनिक क्रिया के पहले पदार्थ था, दोनों का द्रव्यमान बराबर रहेगा, केवल स्वरूप में परिवर्तित होता है ना। यानी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होगा, न तो वह कम होगा न तो ज़्यादा होगा। ठीक है, इसलिए इसको न तो उत्पन्न किया जाता है बोल रहे हैं और न ही नष्ट, यानी वो एक्स्ट्रा कुछ आएगा नहीं। ठीक है, न तो वो कोई उसमें कमी नहीं आएगी, बराबर रहेगा। तो इसको बोला जाता है बच्चों अविनाशिता का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ठीक है, अब देखते हैं लावाइजिए का योगदान। तो लावाइजिए का योगदान देखते हैं, क्या उसका योगदान है। पदार्थ की प्रकृति को समझने का प्रयास सदियों से चला रहा था, लेकिन आधुनिक उपकरणों के अभाव में कई भ्रांतियां बनी रही। देखिए बच्चों, वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे उन लोग प्रयोग करते रहते हैं, है ना, प्रकृति के रूप में यहाँ पे समझने के लिए बहुत सारे सदियों से चला रहा था। मतलब इसके पूर्व के वैज्ञानिक भी, है ना, प्रकृति को समझने का प्रयास करते आ रहा था, लेकिन आधुनिक उपकरण के अभाव में कुछ भ्रांतियाँ बनी रही, यानी स्पष्ट उनको नहीं हो पाया। ठीक है, एक समय मान्यता था कि एक पदार्थ को दूसरे में रूपांतरित किया जा सकता है। ठीक है, एक क्या था, एक मान्यता क्या था कि एक पदार्थ को दूसरे के रूप में, है ना। तो उदाहरण के लिए क्या बताया गया यहाँ पे, जब कांच के बर्तन में अधिक मात्रा में पानी आसवन किया गया तो आसवन के पश्चात बर्तन में रेत जैसे कण मिला। यहाँ बच्चों आसवन का मतलब क्या होता है, जैसे एक पानी ले लिए बर्तन में, उसको हम गर्म करें तो वो भाप में परिवर्तित होते जाता है,
और पानी जो है कम होते जाएगा, क्योंकि पानी किस में परिवर्तित हो रहा है, भाप में। इसी को बोला जाता है बच्चों आसवन। तो उसके बाद जो भाप में परिवर्तित होकर के वो पानी पूरा जो है क्या हो जाएगा, धीरे 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 वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद बर्तन में एक रेत जैसा कण पाया जाएगा बोल रहा है, ठीक है। तो यह माना गया कि जल को बहुत देर तक गर्म करने पर वह मृदा के रूप में रूपांतरित हो जाता है बोल रहे हैं, मृदा, ठीक है। पानी को एक बर्तन में ले लीजिए और उसको गर्म करिए, वो भाप में परिवर्तित होते जाएगा। उसके बाद इसमें वाइट वाइट एक जो पदार्थ है वो बचेगा उसमें, तो उसको क्या बोला गया इन लोगों ने, मृदा के रूप में परिवर्तित हुआ, ऐसा बोला गया। यह समझ हमारी आज की रासायनिक अभिक्रियाओं की से भिन्न है ना। ये भिन्न है मतलब भाई हम अब जान चुके हैं कि वो मृदा नहीं था, वो क्या था, एक उसमें जो घुला रहता है ना, पानी में जो घुला रहता है उसको बोला जाता है नमक, है ना। पानी में नमक जो है मिला होता है, तो वाइट वाइट जो बच जाता है वो बच्चों नमक था, है ना कि मृदा। इसी को बोल रहा है कि आज हम जान चुके हैं, है ना, इसलिए ये भिन्न था। तो लवाइस जी ने इस प्रयोग को दोहराया। उन्होंने कांच के पूरे उपकरण को प्रयोग के पूर्व सावधानी रूप से तौला उन्होंने, ठीक है। तो इसको फिर से वो दोहरा कर देखता है, जो प्रयोग किया गया था पानी को भाप में परिवर्तित करने के लिए, उसको फिर दोहरा गया, लेकिन उसके पहले क्या किया गया, वो सावधानी पूर्वक, है ना, तौला, क्या, किसको, कांच के पूरे उपकरण को, और पानी के आसवन के पश्चात पुनः तौला। तो उन्होंने क्या देखा कि कांच के उपकरण के द्रव्यमान में कुछ कमी आ रही है, और यह कमी उस रेत जैसे कणों के द्रव्यमान के बराबर था। तब वह पहचान पाए कि उस किस्म का कांच थोड़ा पानी में घुल जाता है और पानी के वाष्पित हो जाने पर उसके कण दाने के रूप में प्राप्त होते हैं। अर्थात वे यह निष्कर्ष निकाल पाए कि पानी का मृदा में रूपांतरण नहीं होता है। इसके बाद जो है हम रासायनिक अभिक्रियाओं की आधुनिक समझ की तरफ बढ़ गए। यानी बच्चों जो आसवन के पश्चात जो रेत जैसा जो कण बचता था वो क्या था, कांच का कुछ हिस्सा पानी में घुल गया था, है ना, पानी में घुल गया था, और पानी तो भाप बन के उड़ गया, आश्रित हो गया। जो बच जाता था वो बच्चों क्या था, कांच का कुछ जो है कण था, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे जो है हम बच्चों कल देखेंगे, ठीक है।